In this particular present lecture, we are going to discuss about position vector. Consider करो कि मेरे पास 2 डायमेंशनल स्पेस या 2 डायमेंशनल प्लेन दिया गया है और 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब हम एक वेक्टर प्लॉट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो प्रिपेयर होगा, दिस इज सेड टू बी XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोला जाता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज सेड टू बी ओरिजिन O। बोलो, कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब मेरी बात समझो। यहाँ पर कंसीडर करो कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x, y है। अगर ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x, y है तो इसका मतलब तो अल्टीमेटली ये हुआ कि उसका x कोऑर्डिनेट x है, उसका x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है। x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y जितना है। यहां पर अगर मुझे ये पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है, देखो आप सबको पता है अल्टीमेटली अगर कोई कहीं पर रोड पर आप जा रहे हो और कंसीडर करो कि आप रोड पर जा रहे हो और आपको किसी ने फोन करके पूछा कि अभी आपकी पोजीशन कहां पर है, तो आप अपनी पोजीशन अगर ऐसे बोलते हो कि मैं गुडविल स्कूल के लेफ्ट गेट पर खड़ा हूं, तो इसका मतलब आपने अपनी पोजीशन गुडविल स्कूल की रिस्पेक्ट में दिखाई है। अगर कोई रोड पर जा रहे हो और किसी ने ऐसा पूछा कि आप कहां पर हो, तो आप अपनी पोजीशन दिखाने के लिए किसी न किसी रेफरेंस का सहारा लेते हो। तो इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर ऐसा कन्वेंशन है कि हम यहाँ पर एज अ रेफरेंस ऑलवेज ओरिजिन को कंसीडर करते हैं। तो अगर ओरिजिन की रिस्पेक्ट में मैं आपका पी पार्टिकल का पोजीशन डिसाइड करता हूं, अगर मैं ओरिजिन की रिस्पेक्ट में पी पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन करता हूं, तो दिस इज सेड टू बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और पोजीशन वेक्टर को ऑलवेज आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोजीशन वेक्टर को ऑलवेज आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की मैं डेफिनेशन लिखता हूं। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन होगी the vector which shows position of given particle, position of given particle with respect to any reference point is called as position vector of that particle, is called as position vector of that particle। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन डिसाइड करनी है, मतलब पोजीशन वेक्टर प्लॉट करना है, तो पोजीशन वेक्टर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई बंदा रोड पे खड़ा है और उसको अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियस है कि उसको सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई ऐसा भी बोल सकता है कि मैं शक्तिनाथ सर्कल के एग्जैक्ट बाजू में खड़ा हूं, तो उसने अपना रेफरेंस पॉइंट शक्तिनाथ सर्कल को सिलेक्ट किया। लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं देविका फुटवेयर के बाजू में खड़ा हूं, तो देविका फुटवेयर के बाजू में खड़ा हूं, इसका मतलब उसने अपना रेफरेंस पॉइंट देविका फुटवेयर लिया। अल्टीमेटली जिसको रेफरेंस पॉइंट जो लेना है वो ले सकता है, बट रेफरेंस पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जो सबके लिए नोन है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि रेफरेंस पॉइंट आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। रेफरेंस पॉइंट कैन बी सिलेक्टेड आर्बिटरीली मतलब अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो।
आर्बिटरीली, बट कोई भी जगह पर कन्वीनियंसी के लिए अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और वो सब काम करने में, मैथमेटिकल प्रोसेस करने में कन्वीनियंसी चाहिए, तो ऑलवेज हम ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं। बट फॉर कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन, we select origin as a reference point। यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने p पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r प्लॉट किया है। Here we had represented position vector of particle p with respect to origin। फ्रेंड्स, यहां पर मेरी बात ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। जब भी आप पोजीशन वेक्टर बनाते हो और इंडिकेट करते हो तो वहां पर रेफरेंस पॉइंट को मेंशन करना खास जरूरी होता है। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं हियर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p, हियर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p is vector r with respect to origin। तो आपको 2 मार्क में ऐसे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन पोजीशन वेक्टर। यहां पर मैंने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया है। फ्रेंड्स, पोजीशन वेक्टर के बाद हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दूसरा वेक्टर है, और ये दूसरे वेक्टर का नाम है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेक्टर है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। यहां पर मैं यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने जा रहा हूं, और जब तक आपको फिजिक्स पढ़ना है वेक्टर फॉर्म में, तब तक आपके लिए यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को समझने के लिए बहुत ही ध्यान से समझना कि यूनिट वेक्टर क्या है। फंडामेंटली हम सबको पता है ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ अल्टीमेटली सेल। अलग अलग टाइप के सेल जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। अलग अलग टाइप की टिश्यूज एक दूसरे के साथ मर्ज होकर के ऑर्गन्स बनाती है। अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स मिलके पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है। अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलके पूरी ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल है, इट इज सेड टू बी यूनिट, एंड यूनिट इज सेड टू बी सेल। वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का कोई भी मटेरियल है वो अल्टीमेटली एटम से बना हुआ है। सो एटम इज सेड टू बी फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सेल। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि कोई भी वेक्टर जो फंडामेंटल वेक्टर से बना हुआ है उसको हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए कंसीडर करो कि यहां पर मेरे पास एक वेक्टर है। कंसीडर करो कि मेरे पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर को मैंने नाम दिया है वेक्टर ए। कंसीडर करो कि मेरे पास एक वेक्टर ए है। आप देख सकते हो कि ये वेक्टर ए है। इसको मैं नाम दे देता हूं, दिस इज वेक्टर ए। अगर ये वेक्टर ए है तो मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है मॉड्यूलस के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या सिंपली ए इज इक्वल टू 4 यूनिट है। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 यूनिट जितना है। मेरी बात समझो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये पर्पज से मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं वेक्टर ए को इक्वल 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं वेक्टर ए को इक्वल 2, 3 और 4
मैंने वेक्टर ए को इक्वल 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अगर मैं वेक्टर ए को इक्वल 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मुझे एक छोटा सा ये जो वेक्टर मिला, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है। वेक्टर को मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड किया तो एक टुकड़े का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट होगा। वेरी गुड। इसका मतलब अगर एक टुकड़े का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है तो ये जो पर्टिकुलर टुकड़ा मैंने ग्रीन कलर से सिलेक्ट किया है, ये टुकड़ा ऑब्वियस है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और उसका डायरेक्शन कौन सी तरफ है? तो आप देख सकते हो कि उसका डायरेक्शन वेक्टर ए की डायरेक्शन में ही है। तो मैं ये टुकड़े को नाम देता हूं यूए कैप, कुछ स्पेशल नाम देता हूं यूए कैप। चलो, उसके बाजू में दूसरा टुकड़ा है, दूसरे टुकड़े का मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट होगा और उसका डायरेक्शन भी वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, इसलिए इसको भी मैं यूए कैप बोलता हूं, इसको भी मैं यूए कैप बोलता हूं और इसका नाम भी मैं रख देता हूं यूए कैप। तो बेटा आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले यूए कैप के हेड पर दूसरे यूए कैप का टेल है, दूसरे के हेड पर तीसरे का टेल है, तीसरे के हेड पर चौथे का टेल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 यूए कैप वेक्टर का वेक्टर एडिशन किया गया है। यूए कैप प्लस यूए कैप प्लस यूए कैप प्लस यूए कैप। लेकिन चारों वेक्टर का वेक्टर एडिशन करने से अल्टीमेटली मुझे क्या मिलता है? पूरा ए वेक्टर मिल जाता है। तो दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो 4 यूए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो यूए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन 4, बट दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देखो मेरी बात समझो, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली सेल नाम के यूनिट से बना हुआ है। कोई भी दुनिया का कोई भी मटेरियल एटम नाम के यूनिट से बना हुआ है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यूनिट वेक्टर में ध्यान से देखो, वेक्टर ए यहाँ पर 4 यूए कैप से बना हुआ है। सो यूए कैप इज सेड टू बी, हियर यूए कैप इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर, it is said to be unit vector of vector A. UA cap is said to be unit vector of vector A. UA cap is said to be unit vector of vector A. बोलो कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो। कोई भी न्यूमेरिकल में कहीं पर भी अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर क्लियरली मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो आपको जो मिलता है इट इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर। व्हेन एनी गिवन वेक्टर, व्हेन एनी गिवन वेक्टर, व्हेन एनी गिवन वेक्टर is divided by its magnitude, divided by its magnitude, divided by its magnitude, then unit vector will be obtained, unit vector will be obtained। अगर कोई आपसे ऐसा पूछे कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन मैं यहाँ पर मेंशन करता हूं, आप लोग ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है द वेक्टर having magnitude equal to 1 unit, having magnitude equal to 1 unit, equal to 1 unit is called as unit vector of that given vector। मेरी बात समझना ध्यान से, मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से समझना बेटा। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि सेल इज द यूनिट वेक्टर ऑफ, सेल इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी मटेरियल। इज इट ट्रू और फॉल्स? सेल इज यूनिट वेक्टर ऑफ एनी मटेरियल। या मैं ऐसा बोलूं
कि True. atom is the unit of living organism. Is it true or false? It's true. Is it true? बेटा मैंने उल्टा बोला है. सेल कोई भी मटेरियल का यूनिट है. सेल तो मटेरियल का लिविंग नहीं है, बॉडी ऑर्गेनिज्म का का है. यूनिट है. इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि यूए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ओनली. कोई दूसरा वेक्टर बी सिलेक्ट करता हूं तो उसका वो यूनिट वेक्टर नहीं है. अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि यूनिट वेक्टर कोई गिवन वेक्टर का होता है. और अगर यूनिट वेक्टर कोई गिवन मटेरियल का है, यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना, हमारे पास अब 3 यूनिट वेक्टर फिक्स है. अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 यूनिट वेक्टर मेरे पास फिक्स है. कौन से 3 यूनिट वेक्टर्स है? देखो ध्यान से समझना. अगर ये एक्स डायरेक्शन है, उसको परपेंडिकुलरली ये वाई डायरेक्शन है, और एक्स वाई को परपेंडिकुलरली ये जेड डायरेक्शन है. तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. 3 डायमेंशन में पूरा डायग्राम समझने के लिए ट्राई करना. ये 3 डायमेंशन है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. 3 डायमेंशन में समझने के लिए ट्राई करना. याद रखो कि एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप, वाई डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप, और जेड डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है. माइंड वेल. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ के डायरेक्शन को माइनस जे कैप, और ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव जेड को बोला जाता है माइनस के कैप. एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है जे कैप, और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है के कैप. माइंड वेल. यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. कहीं पर भी मेरी बात ध्यान से समझो. अगर मुझे किसी ने ऐसा बोला कि एक वेक्टर ऐसा प्रिपेयर करो जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट होना चाहिए और डायरेक्शन पॉजिटिव वाई होनी चाहिए, तो ऐसे केस में मैं एक वेक्टर प्रिपेयर करता हूं जिसको मैं 4j कैप नाम देता हूं. 4j कैप का मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन j कैप मतलब पॉजिटिव y है. अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि b इक्वल टू -3i कैप, इसका मतलब 3 उसका मैग्नीट्यूड है और -i कैप मतलब नेगेटिव x उसका डायरेक्शन है. समझ में आया सबको परफेक्टली? Yes, sir. ओके. तो यात्रा की आवाज नहीं आई अभी तक कि ध्रुवी की नहीं आई? सर यात्रा की नहीं आई. अच्छा, यात्रा की नहीं आई. ओके. तो बेटा सबको अगर यूनिट वेक्टर परफेक्टली समझ में आ गया हो तो अब मैं यूनिट वेक्टर के बाद स्टार्ट करने जा रहा हूं. वो टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करता हूं. यहां पर ये मीटिंग कंप्लीट करता हूं. नेक्स्ट एक लिंक भेजता हूं. Okay, sir. तो फिर से आप देख सकते हो. फ्रेंड्स, in this particular present video we are going to discuss about, अभी तक शायद ध्रुवी ने ज्वाइंट नहीं किया है.
कंसीडर करो कि यहाँ पर ये XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमको एक वेक्टर A दिया हुआ है। अगर मुझे वेक्टर A को उसके कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देख सकते हो कि दिस इज सेड टू बी टेल ऑफ वेक्टर A एंड दिस इज सेड टू बी हेड ऑफ वेक्टर A। अगर मुझे वेक्टर A को x और y उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो यहां पर वी कैन से दैट टू डिवाइड वेक्टर A in its respective components, what should we have to do? तो उसको अगर मुझे कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करना है, तो वेक्टर A के टेल और हेड के ऊपर से x और y डायरेक्शन में मैं उसके प्रोजेक्शंस बनाता हूं। नॉर्मल मतलब प्रोजेक्शन। इसी तरीके से टेल के ऊपर से y के ऊपर और टेल के ऊपर से हेड के ऊपर भी मैं नॉर्मल प्लॉट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल प्लॉट किए, दे आर सेड टू बी प्रोजेक्शंस। अगर मैं यहाँ पर ये प्रोजेक्शन को P डैश वेक्टर, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट है, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ P डैश Q डैश। इसी तरीके से ये पॉइंट को नाम देता हूँ P डबल डैश Q डबल डैश। तो यहाँ पर मैंने जो किया वो पहले तो मेंशन कर देता हूँ कि टू डिवाइड वेक्टर A इन इट्स रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट projections on x and y axis from head and tail of vector A। अगर मैं यहाँ पर P डैश से लेकर के Q डैश तक का, अगर एक वेक्टर प्लॉट करता हूं, तो दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज सेड टू बी x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along, या यू कैन से दैट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along x डायरेक्शन। लेकिन अगर बेटा ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along x डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस है कि दिस इज ऑल्सो सेड टू बी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along x डायरेक्शन, इजंट इट? समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं वेक्टर A का y डायरेक्शन में P डैश से लेकर के Q डैश तक का कंपोनेंट प्लॉट करता हूं, तो दिस इज सेड टू बी वेक्टर A का y डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो यहां पर भी इसी तरीके से मैं वेक्टर A का y डायरेक्शन का कंपोनेंट मैंने ग्रीन कलर से प्लॉट किया। तो यहां पर मैंने जो टेक्निकली किया है, उसी बात को मैं यहाँ पर वर्ड्स में डिफाइन करके लिखता हूं। तो वर्ड्स में डिफाइन करके कैसे लिख पाएंगे, यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ऐसा बोलता हूं कि यहाँ पर मैंने P डैश से लेकर के Q डैश तक का जो वेक्टर प्लॉट किया है, दैट इज सेड टू बी वेक्टर AX, मतलब वेक्टर A का x डायरेक्शन का कंपोनेंट। इसी तरीके से P डबल डैश से Q डबल डैश तक का ये जो कंपोनेंट प्लॉट किया है, इट इज सेड टू बी AY। तो यहाँ पर जो मैंने मैथमेटिकली किया है उसको वर्ड में डिफाइन करता हूं। हियर AX is said to be vector component of vector A along x direction। सिमिलरली यहाँ पर AY क्या है, तो आप देख सकते हो कि AY मतलब वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along y डायरेक्शन। अगर मैं इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ लिखता हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AX इज इक्वल टू, आप AX भी लिख सकते हो,
तो that is said to be scalar component of vector A along x direction. एंड अगर मैं ay लिखता हूं सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो दैट इज सेड टू बी स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग y डायरेक्शन. अब बेटा मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो. अगर मैं किसी चीज को कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करता हूं, तो इसका मतलब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने से ओरिजिनल चीज वापस मिल जानी चाहिए. तो सेम वे यहाँ पर मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि ये येलो कलर का कंपोनेंट है, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, और ग्रीन कलर का है वो वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है. अगर मैं दोनों कंपोनेंट को मिक्स करूं तो फिर से एडिशन करूं तो फिर से मुझे वेक्टर ए मिल जाना चाहिए. तो आप ध्यान से देखो, आप देख सकते हो कि वेक्टर ए एक्स के हेड पर ए वाई का टेल है. Yes, sir. अगर Yes, sir. ए एक्स के हेड पर ए वाई का टेल है, इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ए बनेगा. तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, you all very well know that according to method of vector addition, vector A is vector sum of ax as well as ay. लेकिन यहां पर ध्यान से समझो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल के अभी साइड में छोड़ देता हूं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, तो आप उसको 4 आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो. किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव जेड है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव वाई है, तो इसका मतलब आप उसको 5 जे कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यहां पर भी आप ध्यान से देखने जाओ तो वेक्टर ax के केस में उसका मैग्नीट्यूड ax है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव x है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको ax आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सिमिलरली ay वेक्टर इज इक्वल टू ay इंटू जे कैप. तो अगर मैं ax और ay की ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो वी विल ऑब्टेन वेक्टर a इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay जे कैप. इन शॉर्ट, अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता हूं, किसी वेक्टर को इस टाइप के वेक्टर आई कैप जे कैप फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता हूं, अगर मैं किसी भी वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता हूं, तो दिस इज सेड टू बी इट्स कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म. और ये कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं. आपको कोई भी वेक्टर को इस तरीके से उसके कार्टेशियन कंपोनेंट में कन्वर्ट करते आना चाहिए. कैसे करना है, एक दो न्यूमेरिकल लेके हम सीखेंगे, बट बिफोर दैट मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं उसके ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोनेंट्स में. देखो फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोनेंट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. तो ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वेक्टर को अगर ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए अगर वेक्टर ए को मैं पीछे की तरफ एक्सपांड करता हूं, तो आप देख सकते हो कि वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी ऑब्वियस है कि थीटा होगा. ये 90 डिग्री है. ये पॉइंट को मैंने नाम दिया है आर पॉइंट. तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ डायग्राम, friends, can I say that for triangle PRQ, measurement of angle R is equal to 90 degree. अगर measurement of angle R 90 डिग्री है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि cos theta is equal to adjacent PR
upon hypotenuse PQ, but PR is equal to magnitude of x component of vector A and PQ मतलब magnitude of vector A. तो इसका मतलब ये हुआ कि AX equal to A cos theta, AX equal to A cos theta. अगर AX equal to A cos theta है तो ये अरेंजमेंट को मैं नंबर दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3. apart from that similarly sin theta is equal to opposite QR upon hypotenuse मतलब PQ. तो अल्टीमेटली QR is equal to वेक्टर A का y कंपोनेंट अपॉन PQ इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड. तो AY is equal to A sin theta, AY is equal to A sin theta और AY इक्वल टू A sin theta को मैं अगर इक्वेशन नंबर 4 बोल के छोड़ देता हूं तो आप देख सकते हो कि मुझे x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड cos और sin के टर्म में मिलता है. अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट cos और sin के टर्म में मिलते हैं तो हम इसको अगर वेक्टर A में सब्स्टिट्यूट करने जाए तो वेक्टर A इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर A इक्वल टू A cos थीटा i कैप प्लस A sin थीटा j कैप. फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने x और y कंपोनेंट को उसके रिस्पेक्टिव ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है. और अगर मैं इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज सेड टू बी वेक्टर A इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. यहाँ पर आप देख सकते हो कि x कंपोनेंट A cos थीटा है और y कंपोनेंट A sin थीटा है. x कंपोनेंट A cos थीटा है और y कंपोनेंट A sin थीटा है. तो इसके ऊपर से मैं यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से समझना. ये डेफिनेशन आपको लाइफ टाइम तक जब तक फिजिक्स पढ़ते हो तब तक याद होनी चाहिए. कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, component of vector in any direction means product of magnitude of vector and cosine of cos of angle made by vector along that direction. And mind well, this is actually definition of component of vector. फ्रेंड्स ध्यान से समझो, वेक्टर A का x डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब वेक्टर A का x डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ने वो डायरेक्शन के साथ बनाए हुए एंगल के कोसाइन का प्रोडक्ट. वेक्टर A ने x के साथ बनाया हुआ एंगल कितना है, वेक्टर A ने x डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल कौन सा है, थीटा. मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A इंटू cos थीटा मतलब वेक्टर A का x कंपोनेंट. इसी तरीके से अगर किसी को वेक्टर A का y कंपोनेंट निकालना है, बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, वेक्टर A ने y डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल 90 माइनस थीटा है. ध्यान से देखो, हाँ, वेक्टर A ने y के साथ बनाया हुआ एंगल 90 माइनस थीटा है. तो वेक्टर A का y कंपोनेंट मींस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और वेक्टर A ने y के साथ बनाए हुए एंगल का cos मतलब A cos 90 माइनस थीटा. A cos 90 माइनस थीटा का मतलब तो ये हुआ कि इट इज A sin थीटा. मतलब वेक्टर A का कोई भी डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और वेक्टर A ने
वो डायरेक्शन के साथ बनाए हुए एंगल के कोसाइन का प्रोडक्ट। दिस इज सेड टू बी फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हर एक क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत प्रिसाइजली इसको एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आज के लेक्चर का, आज के वीडियो का सबसे टॉप मोस्ट थियरी है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जिसकी हेल्प लेकर हम अलजेब्रिक मेथड से वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेटा आज का ये वीडियो लेक्चर में खत्म करता हूँ। कल हम मिलेंगे सेम वे, और आगे वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन अलजेब्रिक मेथड से करना सीखेंगे 4th चैप्टर के अंदर। थैंक यू वेरी मच। Bye, sir. बाय।